Hi friends. Welcome again to Market Mind. So तो uh, मैं थोड़े रिव्यू ले रहा था अपने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स के एंड ऑल, और मेरे को पता चला कि बिफोर स्विंग ट्रेडिंग लोगों को स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में जानना है ना। और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था कि कुछ ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ पे हम फंडामेंटल समझ सके स्टॉक मार्केट के, और ताकि जो बिगनर हैं जिन्होंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, जो कुछ नहीं जानते हैं कि क्या है नहीं है, उनके लिए कुछ बनाया जाए, है ना। तो मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड करके कुछ बनाया है बिगनर्स के लिए, जो कि मतलब 21 शॉर्ट लेसन्स हैं। अगर हम उन सबको समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये फंडामेंटल्स वाले प्लेलिस्ट में और भी चीज़ें आएंगे, जैसे कि वो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते, स्क्रीनर डॉट इन को कैसे यूज करें, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें फंडामेंटल वाले भी प्लेलिस्ट में आएगी। तो वही मैं देखता हूँ 21 में से कितने कवर हो सकता है। अगर पूरे कवर हो गए तो अच्छा है। मैं ये भी है कि मैं बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं रखना चाहता। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि अपना स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, है ना। मान लीजिए ABC कंपनी, ठीक है। अब मेरे इस ABC कंपनी को मैंने स्टार्ट तो कर दिया। मैं स्टार्ट किया, मैंने कहीं पे एक उसका ऑफिस खोला, ठीक है। एक ही जगह, एक ही ऐसा फैक्ट्री खोला जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनता है, और फिर मैं उसको वहीं से चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि हाँ चलो अब मेरी बिज़नेस अच्छी चल रही है, ठीक है। अब जब मेरी बिज़नेस अच्छी चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि भाई कहीं और भी मेरे को एक फैक्ट्री खोलना है, मेरे को नए एम्प्लॉय को हायर करना है ना। मेरे को क्या कहते हैं, जो मान लो मैंने कुछ लोन लिया है वो भी पे करना है, या फिर और भी बहुत कुछ है जो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए करना है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मेरी कंपनी को चाहिए पैसा, ठीक है। अब ये पैसा मैं किस किस तरह से ले सकता हूँ। ये पैसा मैं ले सकता हूँ बैंक से लोन लेके, कि हाँ मैंने लोन ले लिया, और ये एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो क्या है कि मैं क्या करूँ कि लोगों को बोलूँ कि भाई मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें अपने कंपनी का इतना X% स्टेक दे दूँगा। यानी तुम मेरे कंपनी में इतने प्रतिशत हिस्सेदारी तुम्हारी होगी, और तुम उतने प्रतिशत के ओनर हो, उतने प्रतिशत के तुम मालिक हो मेरी अपनी कंपनी में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा ऐसा मतलब होता है, इसलिए स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जो बात है जो मैंने बोला कि लोग जब बोलते हैं किसी को इन्वेस्ट करने, तो फिर वो तो इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। मतलब लिस्टेड शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करते, वो भी एक तरीका है। लेकिन हम अभी फोकस करेंगे स्टॉक मार्केट पे कि जो जो कंपनीज ये तरीका यूज करती है जो हमारे काम का चीज़ है, तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेस्टर जो है उस शेयर को बेच भी सकते हैं कि चलो भाई मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ ओनरशिप में, तो वो उस शेयर्स को बेच दिए। कोई और अगर किसी और को ख़रीदना है तो वो ख़रीद लिए, है ना। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं गैमलिंग है। गैमलिंग मतलब जुआ, ठीक है। स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं गैमलिंग है। तो स्टॉक मार्केट उनके लिए गैमलिंग है जो कि कुछ भी रैंडमली खरीद ले रहा है। को किसी का भी टिप्स फॉलो कर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, किसी का भी टिप्स फॉलो कर ले रहा है बिना खुद के बारे में, खुद के एनालिसिस किए हुए, और बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं बिना किसी कंपनी के बिजनेस को समझे हुए, ठीक है। तो उन सब लोगों के लिए स्टॉक मार्केट गैमलिंग ही है, उन सब के लिए स्टॉक मार्केट गैमलिंग है। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को देखना है, कैसे कोई कंपनी ग्रो करती है, बाकी सारे फंडामेंटल्स कैसे क्या होते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट गैमलिंग नहीं है। उनके लिए स्टॉक मार्केट एक साइड बिजनेस है, उनके लिए स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का जरिया है।
उनके लिए स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग नहीं है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक शेयर क्या होता है? शेयर मतलब उस कंपनी का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट जो कि आप ओन कर रहे हो। आप उस कंपनी में आपका उस कंपनी में शेयर है। मतलब शेयर मतलब क्या, सिंपल चीज़, आपका हिस्सेदारी है। तो एक सिंपल सा चीज़ है कि एक फ्रैक्शन उस कंपनी का आप ओन करते हो, उस कंपनी के बिजनेस का। ठीक है। तो और हमें फिर जो जो लोग ये ओन कर रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वो लोग हो गए शेयर होल्डर। ठीक है। अब उन्हें कैसे कैसे बेनिफिट हो सकता है? उन्हें बेनिफिट हो सकता है भाई कि जब प्राइस बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। उसके बाद जब कंपनी अच्छा कमा रही है तो कंपनी डिविडेंड डिविडेंड देती है, तब शेयर होल्डर को बेनिफिट होगा। तो इस तरह से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। फिर राइट्स इशू आते हैं, वोटिंग राइट भी होता है शेयर होल्डर का, कि अगर कुछ डिसीजन में वोट करना है तो इस तरह से शेयर होल्डर, क्योंकि आप उस कंपनी के ओनर हो। चल, भले ही वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन हो, पर आप उस कंपनी के ओनर हो, तो आपका भी डिसीजन मैटर करता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब आपके पास राइट है। तो इसी तरह से किसी भी शेयर में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो अपना प्राइस है, ठीक है, अपना प्राइस क्या होगा, एक एक यूनिट शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए, वो बायर्स और सेलर्स स्टार्ट कर डिसाइड करते हैं। और इसीलिए जो अच्छी कंपनी होती है, आप देखोगे उसका प्राइस ऊपर चला जाता है, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे, ज़्यादा खरीद रहे, मतलब क्या हुआ कि उसका डिमांड ज़्यादा है। किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई स्टॉक मार्केट में हमेशा लिमिटेड है। जो नंबर ऑफ़ लिस्टेड शेयर्स है ना किसी भी कंपनी के, वो लिमिटेड है कि हाँ इस कंपनी के इतने शेयर्स ही लिस्टेड है। ठीक है। और जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा उस लिस्टेड शेयर्स का, तो क्या होगा? प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा, है ना। तो इसलिए प्राइस ऊपर और नीचे जाता है, डिमांड का ही पूरा खेल है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है। ये हमने पहले ही बात कर लिया कि हाँ कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे वो दो तरीके से ले सकते हैं, है ना, एक बैंक के थ्रू और एक हमें ओनरशिप दे के। ठीक है। तो बेसिकली वही है कि बैंक के थ्रू ना लेके वो ओनरशिप दे के पैसे रेज करती है कंपनी, है ना। और जो ये कम इस तरह से क्या होता है कि जब पब्लिक पार्टिसिपेट करती है तो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है, जो कैपिटल ग्रोथ होता है किसी भी कंपनी का, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है ना। हाउ डज अ शेयर प्राइस, ये मैंने पहले ही बता दिया, पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है वो, तो इस बात को हमने कर लिया। फिर है न्यूज रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस, कि हाँ भाई अगर मतलब बेसिक प्राइस ऊपर तभी जाएगा जब लोग खरीद रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे अगर कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है शेयर जिसमें कोई कोई बायर है ही नहीं, कोई ख़रीदार है ही नहीं, तो उसके प्राइस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। या फिर अगर जितने ख़रीदार है उतने बेचने वाले भी है तो भी उसके प्राइस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो उसका ही गेम है। लेकिन क्या क्या उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? उसको इन्फ्लुएंस करता है कोई न्यूज़ आ गई कि मान लो कि एक कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी के फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, तो उनका नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो लोग डर गए, लोग डर गए तो बेचने लगे, और बेचने लगे तो शेयर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है। कंपनी फिर रिजल्ट्स लाती है हर क्वार्टर, हर साल, कि हाँ हमारा ग्रोथ इतने परसेंट से बढ़ा या घटा, हमारा जो प्रॉफिट है वो इतने परसेंट से बढ़ा या घटा, है ना। तो ये सब से भी प्राइस ऊपर नीचे जाता है। और इससे ऊपर नीचे कैसे जाता है? क्योंकि फिर अगर रिजल्ट अच्छा है तो लोग चाहेंगे कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। जब लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग ख़रीदना चाहेंगे, तो प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ गया। ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें हमें ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे है। ठीक है। ये तो अभी तक तो हम समझ लिए कि वो स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर क्या होता है, और कंपनी शेयर क्यों इशू करती है। लेकिन हमें इन्वेस्ट कैसे करना है? ठीक है। तो उसके लिए आता है कॉन्सेप्ट डीमैट अकाउंट का।
तो बहुत पहले जब ये डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब क्या होता था कि लोगों को, आप देखे होंगे हर्षद मेहता मूवी में या कहीं पे भी, लोगों को क्या होता था कि एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था कि आपके पास इतना इतना परसेंटेज या इतने नंबर ऑफ शेयर्स XYZ कंपनी के हैं, और उसके लिए मतलब वो प्रमाणित किया जा रहा है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि हाँ आपके पास इतने शेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट्स के साथ क्या हो जाता है कि वो हो सकता है वो चोरी हो जाए, हो सकता है वो खो जाए, हो सकता है डैमेज हो जाए, है ना, या फिर हो सकता है सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना के भी कोई दे दे, है ना। तो ये सब के लिए फिर डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया कि एक डिजिटल ऐसा जगह जहाँ पे हम अपने शेयर्स को रख सकें, ठीक है। जैसे डिजिटल लॉकर होता है कि हम कुछ रखते हैं, उसका पासवर्ड होता है, उसी तरह से शेयर्स को भी हम वहाँ पे स्टोर कर सकें, ठीक है। अब शेयर स्टोर कहाँ होते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है NSDL और CDSL का। NSDL और CDSL बेसिकली डिपॉजिटरीज हैं, है ना। तो वहाँ पे शेयर्स बेसिकली स्टोर होते हैं, ठीक है। वहाँ पे शेयर्स बेसिकली स्टोर होते हैं, और डीमैट अकाउंट का हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वहीं पे शेयर्स स्टोर हो रहे हैं। अगर वहाँ पे अगर डीमैट अकाउंट नहीं रहेगा तो हम हमारे पास वो शेयर्स स्टोर नहीं हो सकते हैं, है ना। वहाँ मतलब एक पर्टिकुलर एक रखने का जगह है डीमैट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो इनेबल करती है बायर्स को कि जो ऑर्डर हमें प्लेस करना है उसके लिए इनेबल करती है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या हो गया, जहाँ पे शेयर्स स्टोर किए जा रहे हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया कि जहाँ से वो शेयर स्टोर करना इनेबल किया जाता है ना, कि इसके थ्रू हम लोग शेयर्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उस इसको करने के लिए हम लोग खुद तो नहीं कर सकते भाई कि हम कहीं जाएं और जाके शेयर्स को स्टोर कर दें, या अगर कर भी सकते तो वो काफ़ी एक एक पैटर्न, मतलब एक काफ़ी प्रोसेस होगा जिसको हम लोग खुद से नहीं कर सकते। तो ब्रोकर्स क्या हैं कि ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, और ब्रोकर्स हमारे लिए ऐसे हैं कि वो हमें कनेक्ट करवाते हैं, मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन को करवाने के लिए डीमैट अकाउंट से कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना डीमैट अकाउंट और फिर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बात कर लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, डीमैट अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट को स्टोर करता है, और दोनों साथ में ही खुलता है, मतलब मोस्टली दोनों साथ में खुलता है। जो ब्रोकर्स हैं वो दोनों आपके दोनों अकाउंट को साथ में खोलेंगे, एक डीमैट अकाउंट को और एक ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। और फ्लो बस यही होगा कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू शेयर्स को बाई करेंगे, ठीक है। जब वो ट्रेड सेटलमेंट हो जाएगा तो फिर वो जाके अपने डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक ब्रोकर, है ना। तो अब पहले मैंने बताया कि जो स्टॉक ब्रोकर है वो कनेक्ट करते हैं हमें NSE और BSE से। NSE और BSE के बारे में हम लोग देखेंगे, NSE और BSE से, ताकि हम शेयर्स को ख़रीद सकें और बेच सकें। तो मेनली जो मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम ये है कि रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो जनरली डायरेक्ट NSE और BSE पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। वो मे भी कोई तरीका हो, मेरे को आज तक नहीं पता, लेकिन वो एक अलग सा प्रोसेस होगा जो कि शायद फिजिबल ना हो, इसलिए आता है स्टॉक ब्रोकर का रोल, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर जो है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें ताकि हम शेयर्स को ख़रीद सकें और बेच सकें, ठीक है। लेकिन इसके साथ वो लोग ब्रोकरेज लेते हैं और कुछ चार्जेस लेते हैं। ब्रोकरेज मतलब एक शेयर्स को ख़रीदने के लिए, नॉट इवन एक शेयर, कुछ कुछ चार्ज जो वो अपने सर्विस प्रोवाइड करने के बदले ले रहे हैं, है ना। और चार्जेज हो गए जो
किसी भी स्टॉक को ख़रीदने में या कुछ भी ट्रांजैक्शन करने में जो जीएसटी लग रहा है, जो स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है ना, जो डिपॉजिटरी की चार्जेस हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल की, वो सारे चार्जेस भी लगते हैं। तो हमें जब एक ब्रोकर को चूज करना है तो हमें कैसे चूज करना है कि भाई हम ऐसे ब्रोकर को चुनें जो कि अब ट्रांसपेरेंट हो अपने चार्जेस को लेके कि हाँ हम इतना पैसा ले रहे हैं, इतना पैसा ही लेंगे, ठीक है। यूज करने में आसानी हो, उसका यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा हो, कस्टमर सपोर्ट अच्छा हो, ये सब देख के हम लोग ब्रोकर को चुनेंगे, ठीक है। अब आते हैं एनएससी और बीएसई पे। तो एनएससी है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एनएस अब एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज जो है एक हमें रेगुलेटेड ऐसा मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे जो जो भी बायर्स हैं, वो बायर्स और सेलर जो भी है वो जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें ट्रेड कर सकें। तो एक वो काइंड ऑफ एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हमें सब कुछ दिख रहा है और हमें ट्रेड कर वहाँ पे हम ट्रेड कर सक रहे हैं कि हाँ एनएससी में और बीएसई में, ठीक है। डिफरेंस मोस्टली ये है कि जो बीएसई है वो अपना बहुत सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है देश का। एनएससी उसके कंपेयर में काफ़ी नया है। तो बेसिकली डिफरेंस यही है। और मतलब एनएसी बेसिकली आया ताकि थोड़ा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग किया जा सके, है ना। दोनों मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं और मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो दोनों पे ट्रेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, और दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस बहुत मिनिमल होता है, ठीक है। अब आते हैं सेबी। सेबी समझो ऐसा है कि वो सब कुछ है, वो काइंड ऑफ एक ऐसा ऑर्ग है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है और सब कुछ पे वो नज़र रखता है, ठीक है ना। ऊपर वाला सब देख रहा है, वही बात है सेबी का कि वो सब कुछ पे नज़र रखता है। कुछ भी मतलब जो भी इन्वेस्टर का जो प्रोटेक्शन है वो रेगुलेशन क्रिएट करके, मार्केट एक्टिविटी को मॉनिटर करके, ठीक है, कुछ अगर वायलेट हुआ है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करके, है ना। तो ये सब चीज़ के थ्रू वो पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है और वो फिर रूल्स भी बनाता है लिस्टेड कंपनी के लिए कि वो जो भी अपना इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, जो ये रिजल्ट्स हैं, जो भी कुछ है, वो एक अच्छे रेगुलर बेसिस पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखें, ठीक है। तो जो कंपनी लिस्टेड कंपनी है उन्हें भी सेबी के रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेबी। अब आते हैं कि मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप इज इक्वल टू योर करेंट शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। जैसे मैंने बताया कि किसी भी कंपनी के एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ शेयर्स मार्केट में हैं, ठीक है। अब जब वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ शेयर्स मार्केट में, तो शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ़ शेयर, ठीक है, वो वही होता है अपना मार्केट कैप, है ना। तो मार्केट कैप से क्या पता चलता है, मार्केट कैप से पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है। एक शेयर का प्राइस अगर 1000 रुपये और लाख शेयर है तो समझो कंपनी कितनी बड़ी होगी, ठीक है। ये कंपनी बड़ी नहीं होगी, मतलब हमें देखना पड़ेगा, पर मतलब बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी बड़ी होगी। तो इस तरह से पता चलता है कंपनी कैसी कंपनी, और फिर इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली है मार्केट कैप। अब आते हैं मार्केट कैप से ही नेक्स्ट कि कंपनी का साइज़ क्या है। तो कंपनी के साइज़ में आता है अपना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन माइक्रो कैप, ठीक है। तो लार्ज कैप स्टॉक और मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब बेसिकली मार्केट साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कि लार्ज कैप जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड कंपनी जिनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है ना। मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज क्या है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे बाद में। तो मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज क्या है कि जो कि ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट एक्शंस को लेके, जहाँ पे जिनका मार्केट कैप कम है, जहाँ पे मतलब स्मॉल एक्शंस के थ्रू प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। उतनी कंपनी नहीं है, मान लो कि कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ है, ठीक है।
दुनिया में, इंडिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ से बहुत ज़्यादा होगा, है ना। वो चाहे तो एक बार में 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ बेच दे, खरीद दे, तो कंपनी भाई काफ़ी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप से फिर वो डिफ़र कर जाता है कि अगर स्मॉल कैप है तो उसमें जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ग्रोथ पोटेंशियल है स्मॉल कैप का, स्मॉल कैप कंपनी ही बढ़ बढ़ के स्मॉल कैप कंपनी बढ़ बढ़ के फिर मिड कैप बन सकती है, फिर लार्ज कैप बन सकती है, मिड कैप फिर लार्ज कैप बन सकती है, इवन मिड कैप स्मॉल कैप भी बन सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो रिवार्ड हमें मिलने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो कंपनी ग्रो करके लार्ज कैप बन गई तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बेसिकली ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है। और जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, ना कि पूरा स्मॉल कैप में लगाना देना चाहिए या फिर मिड कैप में या लार्ज कैप में। सब एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर सेक्टर में लगाना चाहिए ताकि वो डाइवर्सिफाइड रहे पोर्टफोलियो। अगर एक सेक्टर भी, एक ये भी गिरे तो ऐसा ना हो कि मतलब पूरे उनके इन्वेस्टमेंट पे ही फ़र्क पड़ जाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आईपीओ क्या है ना। तो आईपीओ क्या करता है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये अलाउ करता है कि वो जो अपना पैसा है वो रेज कर सकें फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर, ठीक है। और वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन जाए जहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक। पब्लिक में से कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। तो कंपनी अपने आईपीओ के लिए फ़ाइल करते हैं, बहुत सारी जो भी सेबी के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लाई करके वो आईपीओ के लिए फ़ाइल करते हैं, ठीक है। और फिर आईपीओ आता है एक ऑफ़र के साथ कि हाँ इतने प्राइस में हम ये आईपीओ आ रहा है और जो लोग हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हें फर्स्ट टाइम में ही, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में ही उन्हें वो आईपीओ मिल सकता है, ठीक है। तो अब दिक्कत यह है कि आईपीओ जो भी, अब मैं भी जितने लोगों से बात करता हूँ मार्केट के बारे में, वो जो भी काफ़ी नए हैं ना, वो बेसिकली बस एक ही बात करते हैं, भाई तूने इस आईपीओ में अप्लाई किया, तूने उस आईपीओ में अप्लाई किया, है ना। मैंने इस आईपीओ में इतना 10 अकाउंट से अप्लाई कर दिया, मेरे को एक भी नहीं लगा या मेरे को 2-3 लग गया। तो लोग बस आईपीओ को बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं कि हाँ आईपीओ है, किसी कंपनी की आईपीओ आने वाली है और हम आईपीओ में लगाएंगे तो भाई माला माल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो भी वो कंपनी ने डिक्लेयर किया वो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंपनी का आईपीओ अच्छा है, ठीक है। वो कंपनी अच्छी है, वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है। और नॉट इवन इन आईपीओ, अगर वो कंपनी अच्छी है तो हम आगे चल के भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो ये एक्साइटमेंट है वो कभी कभी गलत भी होता है कि हम लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए लेकिन वो कंपनी अच्छी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं, बस इसलिए कि उसका आईपीओ आ रहा है और हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो फिर आईपीओ एक रिस्क के साथ भी आता है। हमें कंपनी को ही पहले समझना होगा कि वो कंपनी कैसी है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, सब कुछ कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आईपीओ। अब है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में एक अलग टॉपिक होगा। और सेकेंड बेसिकली ये समझ लो कि प्राइमरी मार्केट है जहाँ पे जो जो भी ये जो भी पब्लिक हैं, जो भी शेयर्स है वो लिस्टेड है, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली लोग ट्रेड कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना। सेकेंडरी मार्केट वो है जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अभी के लिए इतना समझते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवरवेलमिंग टॉपिक हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब आते हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है। म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है कि जैसे हम लोग एक नॉर्मल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बहुत सारे
इन्वेस्टर्स हैं वो एक कॉमन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो कॉमन फंड जो है वो इंटरनली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे समझे कि हम एक स्टॉक में, हम पर्टिकुलरली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा डिसीजन है कि हाँ हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो हम ये बढ़ सकता है, घट सकता है, या जो भी हमने अपने एनालिसिस से किया। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं वो पूल ऑफ स्टॉक्स है, उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं और एक पर्टिकुलर थीम पे मोस्टली है कि हाँ वो मिड कैप स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मल्टी कैप हैं, है ना, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के हैं, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो वो काइंड ऑफ एक स्टॉक का एक ग्रुप है जिसमें जो कि उससे एक मिलके एक फ़ंड बना है, और उस फंड में लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करें जिसको हम लोग खुद मैनेज नहीं करें। हम जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम खुद मैनेज करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम खुद मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए फ़ंड मैनेजर है, ठीक है। फंड मैनेजर या फिर जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट टीम है वो डिसाइड करता है कि उस किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर है उसको रखना है, होल्ड करना है या बेच देना है। ये उन वो डिसाइड करते हैं विद इन द फंड रूल्स, ना कि हम डिसाइड करते हैं, है ना। मोस्टली बिगनर्स को जो है वो म्यूचुअल फंड के साथ स्टार्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ वो कैसे डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो, और लोग बस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, जिनको भी स्टॉक मार्केट के अंदर आना है ना, उन्हें बस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। उन्हें जाके देखना है म्यूचुअल फंड में कौन कौन से स्टॉक हैं, कितने परसेंटेज कितना परसेंटेज के स्टॉक का वैल्यू है, ठीक है। इवन म्यूचुअल फंड से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो बड़ी कंपनी है, म्यूचुअल फंड मोस्टली डीआईआई हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो जो बड़े म्यूचुअल फंड है या फिर मान लो ये मिड कैप या स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, वो कौन से कंपनी में से पैसा निकाल के कौन से कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी मतलब इंटरनली भी हमें देखते रहना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर कि क्या हो रहा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी पार्टिसिपेट करना है, अगर नहीं करना है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के मतलब भूल तो नहीं जाओ, लेकिन हाँ मतलब उतना फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया म्यूचुअल फंड वैसे स्टॉक्स क्या है, ठीक है। एसआईपी और लमसम, हाँ ये म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट में आएगा कि एसआईपी इज़ लाइक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट कर दिया है, एसआईपी क्रिएट कर दिया, और हर महीने या जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, महीने, हर वीक या फिर हर जो भी है, वहाँ पे वो पैसा अपना कटते जा रहा है और उसमें इन्वेस्ट होते जा रहा है एट द प्राइस जो कि करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। लमसम क्या है कि हाँ हम लोग एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, मान लो कि वो काइंड ऑफ एक साथ एक बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं, तो उसको लमसम कहते हैं, है ना। लमसम हम लोग यूज कर सकते हैं कि मान लो कि कभी ये मतलब प्राइस काफ़ी नीचे आ गया है, या फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो हम एक लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इंडेक्स फंड अब हम पढ़ेंगे इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बारे में, ठीक है। इंडेक्स फंड बेसिकली म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर, मान लो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं उन सब का एक फ़ंड बना के एक म्यूचुअल फंड क्रिएट हो गया। या फिर मिड कैप में जो स्टॉक्स हैं, या मिड कैप जो स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, या जो स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं, उनका हमने एक फ़ंड बना लिया और उस फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इंडेक्स फंड है, ठीक है। और ईटीएफ क्या है? ईटीएफ भी एक फ़ंड की तरह ही होता है, लेकिन वो एक्सचेंज के जैसे ख़रीदा जा सकता है। जैसे मान लो कि वो जैसे एक म्यूचुअल फंड है जो कि है अपना डिफेंस का, ठीक है। डिफेंस म्यूचुअल फंड है, उसका हमने वो म्यूचुअल फंड की तरह ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसी का एक ईटीएफ भी हो सकता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको कहते हैं, जो कि हमारे स्टॉक्स के जैसे हम उसे खरीद सकते हैं। जैसे स्टॉक खरीद रहे हैं ना, वैसे उसे एक्सचेंज पे भी खरीद। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए हमारे पास अलग प्लेटफॉर्म है मोस्टली, ठीक है। अभी तो सारे ब्रोकर इंटीग्रेट कर दिए हैं, पर वो मोस्टली अलग प्लेटफॉर्म है।
लेकिन ETF क्या है कि हम उसे स्टॉक्स की तरह ही, उस स्टॉक्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है ना। हाँ, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके। तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि पहला स्टॉक अपना कैसे खरीदें, तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट टॉपिक होगा, ये पूरा ही सेपरेट टॉपिक होगा। पर बेसिकली ये क्या है कि एक एक स्टॉक है, उसको हमने उठाया, उसके बारे में स्टडी किया, ब्रो जो ब्रोकर के थ्रू हमने अकाउंट क्रिएट किया था, उसके थ्रू हमने ऑर्डर प्लेस किया और फिर हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। जब हमें लग रहा है कि हाँ हमारा प्रॉफिट अच्छा हो चुका है, तो हमें बेच सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरे अच्छे से समझेंगे कि हाँ हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या क्या देखना है ना। अब हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़रूरी यही समझना है कि जो बिगनर्स है वो क्या मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मिस्टेक होता है उनका कि वो कोई भी टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो मैं इन्वेस्ट करा बहुत दिन से, तो मेरे को कहीं से कोई टिप्स इन द टर्म कि मान लो कि कहीं पे कुछ न्यूज आ रहा है या कुछ कहीं से कुछ भी आ रहा है कि हाँ भाई ये स्टॉक बढ़ सकता है एंड ऑल, तो ऐसा नहीं कि मेरे को वो पता नहीं चलता या मेरे को कहीं से न्यूज़ नहीं आता या फिर कुछ भी। लेकिन बात यह है कि उसको मैं कभी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। मैं जाता हूँ उसको एक एक करके, पहले फंडामेंटल्स देखता हूँ, फिर टेक्निकल देखता हूँ, है ना। जब मेरे को सब कुछ सही लगता है, उसके रिजल्ट्स देखता हूँ, काफ़ी कुछ देखता हूँ, और जब मेरे को सब कुछ सही लगता है तभी उसको लेता हूँ, बाकी नहीं तो उसे 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 नहीं लेना है। जो भी करना है वो अपने सोच विचार समझ से करना है, ना कि कोई बोल दिया कि भाई ये अच्छा लग रहा है ये ले लो, तो ये नहीं करना है ना। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, रिस्क को इग्नोर कर सक देते हैं। रिस्क हमेशा होता है, ठीक है। जब जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम बस ये सोचते हैं कि हम अरे भाई यहाँ तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना, यहाँ प्रॉफिट होगा, और फिर हमें लॉस होने लगता है, फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जब वो उनका शायद उस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा था तो उन्होंने बुक नहीं किया, फिर उनको लगता है कि भाई इतना ऊपर गया था, फिर तो नीचे ही आ जाता है ना। या वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते कि हाँ भाई, क्योंकि देखो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अभी जैसा ग्लोबल पूरा चल रहा है, दुनिया का पूरा सिचुएशन चल रहा है ना, मार्केट कभी भी कहीं पे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी स्टॉक, अच्छे से अच्छे स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, कुछ एक पर्टिकुलर न्यूज़ से या कुछ से। तो हम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पैसे को बचाएं। यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है कि हम पैसे को बचाएं। जब जब हम कुछ भी ख़रीदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम एक सोचते हैं ना भाई कि हमारे पास इतना ही पैसा है, अगर इसको ख़रीदने से क्या ये, हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हमारे लिए डिप्रिसिएटिंग एसेट होगा या कुछ होगा। तो यहाँ पे भी स्टॉक मार्केट लगता है ना देखने में कि हाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अप्रिसिएट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें अपने कैपिटल को खुद ही प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, उस रिस्क के बारे में सोच के चलना है। और अगर हमें लगता है कि हम इतना रिस्क, इतना X% ऑफ रिस्क ले सकते हैं, तो हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए। उससे नीचे अगर हमारा प्राइस चला गया, मान लो हम ये सोच रहे हैं कि हम इस स्टॉक में हमने 10,000 लगाया, हम 1,000 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10%, मान लो हम 200 300 से 500 रिस्क ले सकते हैं 10,000 में। तो फिर भी अगर हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई वो 1,000 रुपया तक का मेरे को लॉस हो गया, फिर भी हम रखे हुए हैं, 2,000 का लॉस हो जा रहा है, 3,000 का हो रहा है, हो सकता है वहाँ से वो बाउंस बैक कर जाए। तो जब बाउंस बैक करेगा वो फिर से उस लेवल पे आएगा जहाँ पे ख़रीदा जा सकता है, तो हम फिर ऐड करेंगे। अगर हम हमारा लॉस हिट हो गया कि हाँ इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं ले सकते, तो नहीं लेना है लॉस, हमें निकल जाना है उससे, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो कभी फोमो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है कि लगता है कि भाई आज इन्वेस्ट किए कल मेरे को पैसा मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं होता है। फिर उस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, लोन ले लेते हैं ब्रोकर से, जो आजकल ये लेवरेज वाला सिस्टम है वो कर लेते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, ठीक है। तुरंत से ऑप्शन ट्रेडिंग, भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में तो 1 का 100 हो जाता है भाई, है ना। ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं कि खरीद रहे हैं, ऊपर जा रहा है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, बस ऊपर जा रहा है इसको बेचो, फिर नीचे, फिर और ऊपर चला गया, अरे यार मैंने बेच दिया था, फट से फिर से ले लो, फिर से ऐसे लगेगा कि अरे
ले लिया, अब नीचे जा रहा है, फालतू का ले लिया, फिर से बेच दो, फिर बेचा, फिर ऊपर जाए। तो ये सब जो इमोशंस होता है ना, अपना एक रूल्स होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए, ज़्यादा दिमाग और नहीं लगाना है, ठीक है। तो जो ओवरऑल प्रोसेस है वो काफ़ी मैटर करता है इस सब चीज़ में। तो आज के लिए बस यही है। होपफुली ये वीडियो लोगों को पसंद आए और लोग समझें कि कैसे क्या करना है, कैसे। ये बहुत बेसिक है, इसके बारे में हम एक एक करके सब चीज़ के बारे में देखेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलो बाय।